ओके सो हेलो है सभी को, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन का जैसे कि टाइटल आपको दिख रहा है 4 मंथ प्रेप स्ट्रैटेजी। तो क्या होने वाला है, मुद्दा क्या है आज के सेशन का, उसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। कोशिश मेरी यार इस वीडियो के थ्रू पूरी ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से सॉर्टेड हो जाए कि यार आने वाले 4 मंथ में मैं एग्जैक्टली कर क्या रहूंगा, हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है ना वो थोड़ा सा हाई हो जाए। मतलब ये ना हो कि यार कहने को हम पूरा दिन पढ़ रहे हैं बट इन द एंड ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ, ऐसा लग नहीं रहा कि यार मैं अपने कैट एग्जाम के बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा हूं या नहीं चल रहा। ये सेशन देखने के बाद कहीं ना कहीं जरूर ऐसा होगा, जैसे लोग कहते हैं ना, डोंट बी बिजी बी प्रोडक्टिव। तो आपका भी प्रोडक्टिविटी लेवल फॉर श्योर बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा। एंड देन आप 110% अपने आप को आने वाले 4 मंथ में कैट जर्नी के बिल्कुल सही ट्रैक पे पाओगे। और आपको ऐसा लगेगा कि यार जो मैं पढ़ रहा हूं वो बिल्कुल प्रोडक्टिव है, अच्छा है और सही डायरेक्शन में मुझे लेके जा रहा है। यही पूरे के पूरे सेशन में मेरी कोशिश रहेगी ताकि मैं अपनी बात को अच्छे से आप तक डिलीवर कर पाऊं, एक एक बात को अच्छे से समझा पाऊं। तो इसलिए मैंने पूरी की पूरी वीडियो को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यार वो क्या प्रॉब्लम है या वो क्या टारगेट है जो मुझे अचीव करना है, अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे। देन एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे कि ओके दिस इज माय टारगेट, अब उसको अचीव करने के लिए मेरा क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। और जब उस सॉल्यूशन के अराउंड में बात करूंगा ना, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक सा स्टडी प्लान हम सबके मन में आ जाएगा। बट देन एक प्रॉपर टाइमलाइन के साथ स्टडी प्लान मैं 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को शेयर करूंगा। नंबर 1 जो कि अरिथमेटिक अलजेब्रा दोनों पढ़ चुके हैं, सेकंड वन जिन्होंने अरिथमेटिक या फिर अलजेब्रा पढ़ा है, एंड द थर्ड वन जिन्होंने जस्ट अभी शुरू किया प्रिपेयर करना, तो वो भी क्या बेहतर कर सकते हैं उसके अराउंड डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट में मैं कुछ सजेशन जो है अपनी साइड से दूंगा, जैसे कि यार हम लोग मेंटोरशिप सेशन लेते हैं या इन जनरल भी लाइव क्लास में बच्चे अक्सर ये सब बातें पूछते रहते हैं, जैसे कि सर मैं सिली मिस्टेक्स कैसे इंप्रूव करूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे बढ़ा सकता हूं, फुल लेंथ मॉक, सेक्शनल टेस्ट कितने देने चाहिए कितने नहीं देने चाहिए, क्या सेक्शनल फुल लेंथ एक जैसी बातें हैं या कोई फर्क भी है इनमें, और भी कुछ अदर सजेशंस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कुछ बच्चों का ये भी कहना होता है कि सर आपको नहीं पता मेरे लिए कैट 26 कितना इंपॉर्टेंट है, तो उनसे भी मुझे सर फॉर अ मूवमेंट बात करनी है। तो मेरी कोशिश होगी कि कंप्लीट वीडियो जो है ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी के अराउंड बने और आपको लगे कि हाँ यार ये बिल्कुल वर्थ थी वीडियो। एंड ये चीज ध्यान रखना सर, मैं बहुत रेयरली कभी कभार बोलता हूं कि यार इस वीडियो का एक भी मिनट मिस मत करना, तो उसी में से ये एक वीडियो है। एक भी मिनट मिस नहीं करना है, 1.5x 2x 3x जितने भी देखना है देखो, लेकिन हर एक बात को ध्यान से सुनना, टुकड़ों में मत देखना। तो शुरू करते हैं सर बिना टाइम वेस्ट किए और आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं ये समझने की कि सर ये क्या प्रॉब्लम है या फिर वो क्या टारगेट है जिसको मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे यार हमेशा बोला जाता है कि किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले उस एग्जाम को पढ़ो, समझो कि यार किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, ताकि जो हम प्लान बना रहे हैं उसको एक स्मार्ट वे में अपना प्लान बना सके। बाकी एग्जीक्यूट करने के लिए तो भैया 110% हार्डवर्क ही होता है, हार्डवर्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। बट यस, जब भी प्लान बनाओ तो थोड़ा सा एक स्मार्ट प्लान बनना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, लास्ट 5 ईयर के क्वांट का जो डेटा है उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं एंड देन एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन ना आपको क्लियर हो जाएगा कि यार वो क्या चीज है जिसके अराउंड मुझे खुद को प्रिपेयर करना है। देन हम लोग सॉल्यूशन पे बढ़ेंगे। तो आते हैं सर चैप्टर 1, दैट इज द टारगेट क्या है हमारा। तो सर यहां पे अगर मैं लास्ट 4 ईयर के क्वांट के पैटर्न को एनालाइज करूं, दैट इज कैट 22, 23, 24, 25। तो 22 के टाइम पे जैसे आपको डेटा देखने को मिल रहा है कि सर यहां पे आपका 99.5 परसेंटाइल 37 मार्क्स अराउंड 13 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, 99 परसेंटाइल 33.5 11 क्वेश्चन, 95 परसेंटाइल इतने मार्क्स इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स इतने क्वेश्चन। अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो अरिथमेटिक और अलजेब्रा से देखने को मिले 17 क्वेश्चन। एंड यहां पे मैंने बोला कि क्वेश्चन 17 आए पर उसमें से अटेम्प्टेबल डुएबल कितने थे, 12 थे सर। यहां पर एक बात ध्यान रखना है, मैं कभी भी उस तरीके से बात नहीं कर रहा होता हूं कि अरे ये क्वेश्चन तो हो ही जाना था, अरे ये तो हलवा क्वेश्चन था, ये सब बातें नहीं सर। कभी कभार ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यार एक स्टूडेंट जो है वो जा रहा है एग्जाम देने, तो उसके नजरिए से देखें तो सारे के सारे क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन नहीं होते। कुछ तो इस तरीके से मैंने थोड़ा एनालाइज किया और मैंने देखा कि भले ही 17 क्वेश्चन अरिथमेटिक अलजेब्रा के आए, पर उसमें से 5 क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखे जो मुझे लगा कि यार एक स्टूडेंट शायद इसको एग्जाम में सॉल्व ना कर पाए या फिर उसमें स्ट्रगल करेगा ही करेगा। देन अगर मैं ज्योमेट्री को इंक्लूड कर दूं तो 20 क्वेश्चन जिनमें 14 डुएबल थे, और अगर फुल क्वांट की बात करें तो 22 में से 15 डुएबल थे। अब इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है मैंने आगे के ईयर्स के लिए भी करा। आप देख सकते हैं 99.5 कैट 23 थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था, इतने मार्क्स इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स इतने क्वेश्चन। अरिथमेटिक अलजेब्रा अगेन 17 क्वेश्चन, डुएबल 11 क्वेश्चन थे। तीनों को कंबाइन कर दे, अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री 20 में से 12 डुएबल, 22 में से 13। एंड अगर मैं कैट 24 पे जाता हूं तो 99.5 36.5 पे 99 33 मार्क्स। यहां पर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं कि भाई कितने कितने क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ते। अरिथमेटिक अलजेब्रा 17 क्वेश्चन आए, 13 उसमें से डुएबल थे। एंड अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री 20 में से 15, एंड फुल सिलेबस की बात करें तो 22 में से 16।
अब अगर मैं कैट 25 की बात करूं, जो 24 के कंपैरिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे, सर कैसे? सर मार्क्स बता रहे हैं आपको, 99.5 परसेंटाइल 31 मार्क्स पे, यानी 11 क्वेश्चन करेक्ट करो 99.5 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल 10 क्वेश्चन, 95 के लिए 7, 90 के लिए 5 क्वेश्चन। एरिथमेटिक अलजेब्रा 16 क्वेश्चन आए, 11 उसमें से डुएबल टाइप के थे, बाकी रिस्पेक्टिव डेटा आपके आगे लिखा हुआ है। तो यहां पे सर लास्ट 4 ईयर का डेटा एनालाइज करके हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। कंक्लूजन क्या है कि इन कैट एग्जाम वी कैन स्कोर अराउंड 99 परसेंटाइल बाय जस्ट सॉल्विंग अराउंड 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 22। कि भाई आपके सामने 22 है, 10 क्वेश्चन करो 99 परसेंटाइल आ जाएगा। इनफैक्ट एक मजे की बात क्या है देखने की, कि आप ये देखोगे कि आपका प्लस 99 परसेंटाइल ना एरिथमेटिक अलजेब्रा के जितने क्वेश्चन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एरिथमेटिक अलजेब्रा के आने को तो 16 17 आ रहे हैं, पर उसमें से जो डुएबल क्वेश्चन है ना, जो शायद एग्जाम हॉल में किए जा सकते थे, बस उनके बेसिस पे भी बच्चा प्लस 99 लेकर आ सकता है। तो सवाल ये निकल के आता है सर कि जब इतने ही क्वेश्चन पर बंदा प्लस 99 पहुंच जा रहा है, तो ये इतना टफ क्यों है? बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो स्कोर, है ना? मतलब कैसे ये हो रहा है कि एग्जामिनर हमारे लिए चीजें डिफिकल्ट कर दे रहा है? कहने को बच्चों ने तो पूरा सिलेबस भी पढ़ लिया, तब भी वो नहीं पहुंच पा रहे 10-11 क्वेश्चन के आसपास। तो वो क्या क्या चीजें हैं सर जिनको ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर हमारे लिए चीजें कॉम्प्लिकेट कर देता है? उनको समझना बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ ये पॉइंट नहीं रखना है कि अच्छा 22 में से 10 क्वेश्चन करने हैं, 11 क्वेश्चन करने, 99 समझ गए सर, समझ गए। नहीं सर, आप ये भी समझो कि क्यों नहीं कर पा रहे बच्चे 10-11 क्वेश्चन, क्या कर रहा है कैट एग्जामिनर ऐसा। तो उसको समझने के लिए सर मैंने अच्छे से हर एक बात को जब एनालाइज किया, तो मैंने ये पाया कि भाई वो क्या क्या चीजें हैं जिसको ध्यान में रखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस को इस लेवल पे पहुंचाया जा सकता है कि बच्चा उसको सॉल्व करने में स्ट्रगल करेगा। सबसे पहली बात, जिसमें एग्जामिनर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है कि आप कोई भी ऐसा टेस्ट रखिए जहां पर कि टाइमर चल रहा है, टाइम प्रेशर क्रिएट किया गया है, तो सर टाइम प्रेशर चलने पे किसी भी क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो एम्पलीफाई हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो क्वेश्चन अभी आपको आसान लग रहा है ना, वही कैट एग्जाम में आपको मॉडरेट लगेगा। जो अभी आपको मॉडरेट लगता है वही कैट एग्जाम में आपको डिफिकल्ट लगने लग जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट टाइम प्रेशर। सेकंड तरीका, ट्रिकी वर्डिंग करना। ट्रिकी वर्डिंग मतलब कि चीजों को थोड़ा डायरेक्ट मत बोलो, घुमा फिरा के बोलो। चाहे आप वो पास फेल के क्वेश्चन उठा लो कि राम इतने परसेंट लाके इतने से फेल, श्याम इतने परसेंट लाके इतने से फेल, पर इतनी डायरेक्ट स्टेटमेंट कैट देना पसंद नहीं करेगा शायद, तो वो उसके अराउंड 4-5 लाइन का क्वेश्चन बनाएगा। इन द एंड कंक्लूजन वही निकलेगा कि इतने परसेंट पे इतने से पास, इतने परसेंट पे इतने से फेल। या फिर किसी क्वेश्चन में आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि भैया प्रॉफिट इज 20%, पर नहीं, वो क्या बोलेगा कि मार्कअप किया 10% एंड सोल्ड द प्रोडक्ट विदाउट गिविंग डिस्काउंट। बातें तो दोनों ही सेम है कि मार्कअप करो, डिस्काउंट नहीं दोगे तो उतना ही तो प्रॉफिट कमाओगे। बट क्या होता है कि सीधा 20% प्रॉफिट बोलो और वहीं ये बोल दो कि मार्कअप किया 10% बट प्रोडक्ट बेचा बिना डिस्काउंट के। बातें दोनों सेम है, बट सेकंड वाले में क्या हो रहा है, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है, बच्चे को थोड़ा मिसलीड किया जा रहा है ये दिखा के कि अरे हमने तो मार्कअप परसेंटेज दी है, जबकि इनडायरेक्टली वो प्रॉफिट परसेंटेज ही थी। या फिर आप वेरिएबल्स का यूज करो, ये तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि भाई बच्चे जो है वो नॉर्मली कंफर्टेबल होते हैं जब तक नंबर्स लिखोगे 20, 30, 50%, 30%, 2:4 बच्चा कर रहा होगा। लेकिन जैसे आप क्वेश्चंस में वेरिएबल डाल दोगे x%, y%, x plus y is equal to 10, they are an integer, difference between them is 5, तब बच्चा क्वेश्चन में अटक जाता है। अगर मैं बात करूं कंबाइनिंग कॉन्सेप्ट, भाई दो क्वेश्चन को कंबाइन कर दो, दो कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर दो, फायदा क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो जाती है एंड बच्चा वहां पे घबराता है क्वेश्चन की लेंथ देख करके ही। लास्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कुछ ऐसा डालो जिसमें बच्चे को पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना पड़े, मतलब किसी फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व ना हो, वो 3-4 डेटा लिखे, उसमें पैटर्न को ऑब्जर्व करे, तब आंसर की तरफ बढ़े। तो इस तरीके के क्वेश्चन डालो, बच्चा टाइम प्रेशर में स्ट्रगल करेगा। या फिर आप क्वेश्चन में मैक्सिमम, मिनिमम, एटलीस्ट, एटमोस्ट ऐसी बातें करने लग जाओ। सिंपल मत बोलो प्रॉफिट इज 10%, बोलो प्रॉफिट इज एटलीस्ट 10%, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। अगेन बच्चा वहां पे स्ट्रगल करता है। लास्ट वन, एंड में कुछ ऐसा बोल दो कि बच्चा सिली मिस्टेक कर पाए। जैसे नॉर्मली क्या होता है, ज्योमेट्री वगैरह में फॉर्मुला में रेडियस यूज होती है, पर लास्ट में पूछेंगे डायमीटर, क्या बच्चा डबल नहीं कर पाएगा? कर पाएगा सर, उसे पता है रेडियस का डबल डायमीटर होता है, पर रेडियस निकालते ही वो अगर ऑप्शन में रेडियस यानी जो रेडियस निकाली मान लो 10, ऑप्शन में 10 दिखा, टिक लगा देगा, भूल जाएगा कि भैया डबल भी करना था। ऐसे अक्सर ये लोग करते हैं। आगे अगर देखें सर, तो कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन डालो कि ज्यादा क्रिएटिव थॉट मन में नहीं आ रहे हैं, तो कुछ कैलकुलेशन ही कॉम्प्लेक्स से उठा के डाल दो कि बच्चा उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा दे। अनयूजुअल टर्म्स का यूज करना, जैसे कि कैट 23 के कुछ क्वेश्चन में किया गया था, पैलिंड्रोमिक नंबर, लोकस। ऐसा नहीं कि बच्चे ने पैलिंड्रोमिक नंबर पता नहीं है, बट उसे जब उसके टीचर ने बताया तो उसने उसको बहुत रेगुलर यूज नहीं किया था, तो वो थोड़ा भूल गया उस चीज को। तो कुछ अनयूजुअल सी टर्म्स लिखना। एंड लास्ट वन, ज्यादा से ज्यादा अरिथमेटिक क्वेश्चंस का यूज करो। सर ये समझना, अरिथमेटिक हमारे लिए जितना अच्छा है ना, कभी कभार उतना खराब भी निकलता है। देखो अरिथमेटिक में और बाकी सेक्शन में फर्क पता क्या होता है, अलजेब्रा के क्वेश्चन ना आप 15, 20 या 30 सेकंड के अंदर छोड़ देते हो अगर नहीं होना होता, लेकिन अरिथमेटिक का क्वेश्चन बच्चा ट्राई जरूर करता है।
कभी कभार तो पढ़ने में ही 2-2.5 मिनट निकल जाते हैं, और उसकी अगर खराब किस्मत है तो उसे आधा अधूरा समझ आएगा, तो वो सॉल्व भी करना शुरू कर देगा बट आंसर नहीं निकाल पा रहा होगा। तो कैट एग्जामिनर का जो थॉट था कि यार मुझे इसके 4-5 मिनट वेस्ट कराने, तो बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है। बट वो सक्सेसफुल किन क्वेश्चंस में होता है? अरिथमेटिक के। अगर एग्जामिनर ने सोचा रहे एक ऐसा क्वेश्चन डालेंगे कि बच्चे का 4-5 मिनट वेस्ट करा दें, तो वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक में कर सकता है, बाकी टॉपिक्स में वो नहीं कर पाता। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना। अब यहां पे सर हम लोगों को ओवरऑल में यहां तक समझ आ गया कि ठीक है सर, ओवरऑल अच्छे से हमें क्लियर हो गया कि यार हमें क्या करना है कि 22 क्वेश्चन 10 के अराउंड सॉल्व करना, और अगर हम अरिथमेटिक अलजेब्रा के भी डुएबल वाले कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन यस, वो कॉम्प्लिकेट कैसे कर रहा है चीजें मैंने आपको बताया, एक एक करके मैंने सारे पॉइंटर्स यहां पे रखे। सर इनको भी हमें डील करना है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा, 22 में से 10 क्वेश्चन लायक खुद को रेडी कैसे करना है, तो मैंने आपको टारगेट और आई वुड से द प्रॉब्लम वो मैंने आपको शो कर दिया कि भैया ये है जिसकी डायरेक्शन में हमें जाना है, इस चीज को हमें क्रैक करना है। अब करेंगे कैसे, उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आते हैं इस वीडियो के अगले पड़ाव पे, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है। आराम से तसल्ली से सुनना, ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनना जरूरी है। देखो सर, ताकि मैं आपको इसको अच्छे से समझा पाऊं, तो मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उठाता हूं या फिर एक एक्सपेक्टेशन उठाता हूं, और ये काफी हद तक करेक्ट निकलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बाबा हूं, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं ऐसा ऐसा होगा। सर इतना प्रिडिक्ट कोई भी कर सकता है, अगर वो कैट के लास्ट 7-8 ईयर का पैटर्न देखेगा तो इतना प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मान लेते हैं कि हमारा कैट 26 में जो क्वांट आया वो कुछ इस तरीके से बना होगा कि 31 मार्क्स में हमारा 99.5 परसेंटाइल आएगा, मतलब 11 क्वेश्चन, 27 मार्क्स में 99 मतलब कि 9 क्वेश्चन, और ये पैटर्न हुआ। मान लेते हैं ऐसा कुछ होने वाला है, हाई चांसेस है ऐसा ही कुछ होगा। अगर आप लास्ट 5 ईयर का डेटा देखो तो लगेगा कि हाँ जी ये एक प्रैक्टिकली पॉसिबल सिचुएशन है। तो उसके हिसाब से खुद को थोड़ा तैयार करते हैं। अगर देखा जाए तो कैट 26 में भी अराउंड मैं कह सकता हूं 16 क्वेश्चन अरिथमेटिक अलजेब्रा के आएंगे, एंड उसमें से कहीं ना कहीं 11 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डुएबल क्वेश्चन होंगे। अगर मैं अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री पे बात करूं तो 19 में से 13 डुएबल होंगे, कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो 22 में से 14 डुएबल होंगे। ओके, ऐसा कुछ होने वाला है कैट 26 में, हम ये मान के चलते हैं, एंड हाई चांसेस है कि लगभग ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। अब यहां पे सर हम लोग आते हैं 3 चीजों पे। जैसे आपने मुझे बताया कि सर देखो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जिसको कि मुझे क्रैक करना है, मेरा अपकमिंग कैट 26 ऐसा कुछ होने वाला है। अब आप बताओ कि इसको कैसे क्रैक किया जाता है, जा सकता है। तो मैंने आपको बोला कि यार देखो इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि जो कैट एग्जामिनर है ना, वो आपकी 3 स्किल्स के जो है वो डिमांड कर रहा है। नंबर 1, अनडाउटेडली आपके क्वांट की नॉलेज, क्योंकि ये भी बात फैक्ट है यार, अगर क्वांट की नॉलेज ही नहीं है तो 2 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो अनडाउटेडली क्वांट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेकंड वन, आपकी मैनेजमेंट स्किल को वो चेक करना चाह रहे हैं। लेकिन कभी कभार मैनेजमेंट स्किल को लोग बाग गलत ले जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ हाँ सर समझ गया, वो ना 40 मिनट के अंदर हमें 10 क्वेश्चन करने हैं, बाकी के नहीं करने हैं, तो सही क्वेश्चन पिक करके छोड़ना है, उसी की तो बात कर रहा हूं मैनेजमेंट स्किल। नहीं सर, मैं बात कर रहा हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन रही वो लास्ट के 100 डेज में कैसी रही, उस मैनेजमेंट स्किल की मैं बात कर रहा हूं। कि एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं लास्ट 7-8 ईयर का पैटर्न दिखा दिया कि भाई हम तो देखो इतने क्वेश्चन पूछते हैं, अराउंड इतने क्वेश्चन पे आपका परसेंटाइल आ जाता है। हमने ये भी दिखा दिया कि अरिथमेटिक अलजेब्रा से हम आपको 16-17 क्वेश्चन देते हैं, और आप डेटा से ये भी एनालाइज कर सकते हो कि उसमें से 4-5 ऐसे जिनमें आप फोर श्योर फंसोगे फंसोगे, 11-12 हम लोग डुएबल देते हैं। मतलब अगर आप अरिथमेटिक अलजेब्रा के भी डुएबल क्वेश्चन कर गए तो आपका 99 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा। बाकी ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स आपके बोनस नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। तो यहां पर वो आपकी मैनेजमेंट स्किल इस तरह से देखेंगे कि क्या बच्चे ने लास्ट के 100 डेज में इस चीज को समझा कि कौन सा सेक्शन उसका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। क्या उसने एनालाइज किया कि यार अभी थोड़ा टाइम है तो वीक को स्ट्रांग किया जा सकता है, या जब एग्जाम में लगभग 30 डेज बचे हैं तब वीक को स्ट्रांग नहीं किया जा सकता बल्कि स्ट्रांग को सुपर स्ट्रांग किया जा सकता है। ऐसी ऐसी कुछ चीजों के अराउंड बातें चलेंगी। एंड थर्ड वन, सबसे इंपॉर्टेंट, कि उन्हें बस ये देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस अंडर टाइम प्रेशर कितनी बेहतर है। उन्हें क्वांट यानी मैथमेटिक्स में आपको कोई बहुत एडवांस लेवल का मैथमेटिशियन नहीं चाहिए। उन्होंने तो आपको बता दिया ठीक है जी ये कुछ चैप्टर इनको डिसेंट लेवल पे सीख लो, अब हम आपको 22 क्वेश्चन देंगे, उसमें से काम काम के क्वेश्चन देख देख के आपको सॉल्व करने हैं। मतलब हम आपकी स्किल सिर्फ ये नहीं चेक कर रहे कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, हम ये भी चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना प्लस में लीव करना, हम दोनों स्किल आपकी चेक करेंगे, राइट। तो इसी के अराउंड इन 3 चीजों को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, अब इसके अराउंड सर बात करते हैं। मेरे हिसाब से आप बच्चों को सबसे पहले करना क्या चाहिए, आपको यह दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि यार मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा बिल्कुल टॉप लेवल पे। नहीं सर, इतना दिमाग मत लगाओ। आप इतना रखो कि यार कुछ सेक्शन तो मैं बहुत टॉप लेवल पे पढ़ूंगा जिसके कि क्वेश्चन एग्जाम में बैक टू बैक आ रहे हैं। क्यों? ताकि मैं अगर इसको बिल्कुल टॉप लेवल पे प्रिपेयर कर लूं तो उसका इजी मॉडरेट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊं, या मॉडरेट टू डिफिकल्ट है उसको भी कर पाऊं।
बट कुछ चैप्टर ऐसा नहीं है कि मैं बाकी छोड़ के चला जाऊंगा, बाकी मैं बस डिसेंट लेवल पे पढ़ लूंगा, ताकि अगर उसका कोई इजी या इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आए तो वो मैं सॉल्व कर पाऊं, बस उतना पढ़ूंगा, राइट। क्योंकि बाकी सब में परफेक्शन भी तो लेकर आनी है। अब पॉइंट जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई आपको इसमें ना प्रो बनना है। सबसे पहले आप समझना, जब मैं बोलता हूं ना कि आप इसमें प्रो बन जाओ, तो प्रो से मतलब होता है कि आप इसके हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बैठे हो। जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, एक तो मैंने टाइम प्रेशर बोला, चलो वो तो बंदा टेस्ट दे दे करके इंप्रूव कर लेता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि भाई वो आपके सामने मैक्सिमम मिनिमम जैसे टर्म्स को यूज करेगा, ट्रिकी वर्डिंग यूज करेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करेगा, एरिथमेटिक के क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करेगा। तो हमें कुछ चैप्टर तो इस लेवल पे प्रिपेयर करने चाहिए कि हम वो जो 7-8 प्रॉब्लम मैंने आपको गिनवाई थी ना, उन प्रॉब्लम्स के अराउंड भी अगर क्वेश्चन बने तो हम उसको सॉल्व कर पाए। एट द सेम टाइम जब मैं बोलता हूं कि आपको इसमें प्रो बनना है, तो प्रो से मेरा मतलब होता है कि आप इस चैप्टर में इतने अच्छे हो, मतलब आप टाइम एंड वर्क में इतने अच्छे होने चाहिए कि आपके मन में ये ना हो कि यार मैं तो अब टाइम एंड वर्क में बिल्कुल प्रो बन गया हूं, तो मैं तो कैट में कैसा भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर दूंगा। नहीं सर, प्रो से मेरा मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अरे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसको अंडर टाइमर सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो इसको छोड़ दो, हाँ बाकी है इसको कर लो। समझ गए? इसे कहते हैं प्रो होना, ताकि वो उस स्टेटमेंट को, एग्जामिनर की उस थॉट को पकड़ पाए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देख के कि अरे ये इसने इस हिसाब से बनाया कि बच्चा इसमें फंसेगा, तो मैं इसमें पंगे नहीं ले रहा, मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं और जो इजी मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है उनको डील करूंगा। ये होता है प्रो बनने का मतलब, कि आपको अच्छे से पता हो कि कौन सी बॉल छोड़नी है और कौन सी बॉल पे छक्के मारने हैं। ये चीज क्लियर होनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम कुछ चीजें डिसेंट लेवल पे पढ़नी है। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं सर कि कोई भी चैप्टर ना, जब बच्चा ये करता है ना कि सर मैं इसको बिल्कुल प्रो लेवल पे कर दूंगा, एकदम एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस कर दूंगा, तो क्या मतलब होता है उसका? मैंने कुछ पार्ट्स लिखे हैं, दैट इज लर्न, रिवाइज, पीवाईक्यू, टेस्ट, अप्लाई, मास्टर। मतलब क्या है सर इन 6 स्टेप्स का? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप उस चैप्टर को पूरी तरीके से अपने टीचर के साथ पढ़ें। अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने जब आपको वो चैप्टर पढ़ाया होगा तो बहुत सारी बातें बताई होंगी। अगर आप एक ढंग की जगह पढ़ रहे हैं जहां पर वो चैप्टर के नाम पे अच्छा खासा पढ़ाते हैं, फॉर्मेलिटी का 1-2 सेशन नहीं देते, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो ढंग से पूरा कंटेंट पढ़ाते हैं, तो उनकी बताई हुई बातों को आपको दिमाग में होल्ड भी करना है, तो उसके लिए सर आपको अपने नोट्स को रिवाइज भी करना पड़ेगा। देन आपको उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यूज भी करने चाहिए लास्ट 7 ईयर के आसपास के, ताकि ये पता लगे कि यार एग्जाम में एग्जाम का जो लेवल है वो कितना रहा और मेरी प्रिपरेशन का लेवल कितना है। हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में अगर इस लेवल तक क्वेश्चन आए तो आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर इतने लेवल का करोगे ना तो एग्जाम में एग्जीक्यूट इतना ही करके आ पाओगे। तो प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप लेवल पे रहनी चाहिए। देन उसके बाद आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्या करे, टेस्ट दिए, असाइनमेंट दिए, जो भी है सब किया। साथ ही साथ आपने प्रैक्टिस किया उन क्वेश्चंस को, मतलब जब सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट में वो क्वेश्चन दिखा तो ट्राई किया, और अगर उस 40 मिनट में नहीं हुआ तो आफ्टर 40 मिनट भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। कभी कभार सर आप लोग देखते होंगे कि मॉक टेस्ट वगैरह में ना कभी कभार कुछ क्वेश्चन जो होते हैं किसी चैप्टर के ना, कुछ ज्यादा ही सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी चैप्टर को प्रो लेवल पे लेके जाना है ना, तो उस सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। या आप देखेंगे टेलीग्राम पे या आपका कोई दोस्त है, कोई बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन किसी चैप्टर का भेजता है, अगर वो चैप्टर आपका प्रो वाली लिस्ट में से है तो आपको डेफिनेटली सर उसका टफ लेवल का क्वेश्चन भी ट्राई जरूर करना चाहिए, है ना। तो उससे उस चैप्टर की समझ और ज्यादा इंप्रूव कर जाती है। और प्रो देखो, हमें बहुत ज्यादा चैप्टर में नहीं बनना, दैट इज परसेंटेज, रेशो, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, लॉग, क्वाड्रेटिक, मॉडुलस, ग्राफ, सीक्वेंस सीरीज, बस। अच्छा, मैंने इसेंशियल ऑफ क्वांट लिखा है। इसेंशियल ऑफ क्वांट बेसिकली मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं स्टार्टिंग में एक इसेंशियल ऑफ क्वांट नाम की चीज कराता हूं, तो वो भी मैंने लिखा है कि यार उसको भी ढंग से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहां पे सर अब मैंने देखा यार इतनी सारी डेडिकेशन जो मुझे दिखानी है, क्या वो मुझे पूरे के पूरे सिलेबस में दिखानी है? नहीं। अगर आप हर एक चैप्टर में इतनी डेडिकेशन दिखा रहे हो तो आप सर थोड़ा गलत भी जा रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए यार ज्योमेट्री है, उसमें इतनी डेडिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं ज्योमेट्री के जिस लेवल के टफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना, क्योंकि मैं भी कंटेंट राइटिंग में रह चुका हूं, मुझे पता है ज्योमेट्री बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे भी जा सकती है, पर कैट एग्जाम में ट्रस्ट मी वो लोग एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाते, वो इजी मॉडरेट टाइप के ही क्वेश्चन देते। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें पता है कि यार आधे से ज्यादा ज्योमेट्री पढ़ के ही नहीं आने वाले, तो इन्हें इजी भी दे दो वो भी इनसे नहीं होगा। तो ध्यान रखना, वो लोग कभी भी ज्योमेट्री में बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल नहीं जाते, इजी मॉडरेट ही चलते रहते हैं। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है सर, कि जिन चैप्टर में आपको प्रो बनना है ना, उसके लिए तो आप ये सारी की सारी चीजें करना। बस इस पे मैं स्टार लगा देता हूं, इस वाले पॉइंट पे। ये जो होता है ना एक्सट्रीम लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन करना, ये आप में से वही बच्चा अफोर्ड कर सकता है जो कि फिलहाल में सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट में एक डिसेंट नंबर लेकर आ रहा है। तो उसको यहां पे दिमाग लगाना चाहिए, हर बच्चे को नहीं लगाना है। अगर कोई बच्चा है जिसके मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, कुछ खास नंबर ही स्कोर नहीं कर रहा, पता लगा सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये भी समझो ना सर,
कि एग्जामिनर आपकी तीसरी स्किल भी तो चेक कर रहा है कि अंडर टाइम प्रेशर आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं वो टाइम बेस्ड एक्टिविटीज नहीं करते, बस इधर उधर से टफ क्वेश्चन लेके लगे रहते हैं। सर आप क्वांट के बहुत बड़े धुरंधर बन जाओ, पर अगर आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करी है ना, अगर आप वो अर्जेंसी वाले एंगल से चीजों को नहीं सोच पाते हो, सर कैट एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए कि टाइम बाउंड टेस्ट में देता हूं या नहीं देता हूं, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है। एंड देन उसके बाद जो है, अगर टाइम बचे तो फिर ये सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाना, हर बच्चा मत जाना मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे था सर मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको पूरा का पूरा दिखाया कि यस इसका ये सॉल्यूशन है कि आपको पूरा सिलेबस में ज्यादा माहिर होने की जरूरत नहीं है। एक प्रो लिस्ट बनाओ, उसको ढंग से जल्दी कंप्लीट करो ताकि आप अपने सेक्शनल टेस्ट वगैरह या फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर पाओ। इनफैक्ट मेरा सजेशन होगा जब भी किसी बच्चे को लगे कि यार वो 7 क्वेश्चन लायक रेडी हो चुका है, उसे सेक्शनल टेस्ट फॉर श्योर स्टार्ट करने चाहिए। खैर अब आते हैं सर अपने स्टडी प्लान पे, जो मैंने कहा था कि यार एक टाइम लाइन के साथ मैं आपको स्टडी प्लान शेयर करूंगा। ध्यान रखना ये जो स्टडी प्लान मैं आपको शेयर कर रहा हूं 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। नंबर 1 वो स्टूडेंट जिन्होंने अरिथमेटिक अलजेब्रा पूरा पढ़ रखा है, नंबर 2 जिन्होंने अरिथमेटिक या फिर अलजेब्रा पढ़ा है, एंड नंबर 3 जो जस्ट अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो उन तीनों के लिए क्या स्टडी प्लान होना चाहिए मैं आपके आगे शेयर करता हूं सर। सबसे पहला कैटेगरी नंबर 1 कौन से स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो मुझे लगता है आप तक ये वीडियो पहुंचेगी 31 जुलाई को। तो अगर आपका अरिथमेटिक में या अलजेब्रा, जैसे आपका अरिथमेटिक अलजेब्रा ऑलमोस्ट होने वाला है, 1-2 चैप्टर रह गए, तो आने वाले हफ्ते 10 दिन में उसे भी कंप्लीट कर लेना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम 8th टू 25th अगस्त तक सर ये मत करना मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री लेके बैठ गए, नहीं, वो बाद में भी कर सकते हो आप, क्योंकि वो सब चैप्टर में ना आपको डिसेंट लेवल पे ही प्रिपेयर करना है। मतलब मैंने जब आपको बोला ना कि यार ये कुछ चैप्टर है जहां पर आपको बस डिसेंट लेवल पे प्रिपेयर करना है, तो डिसेंट लेवल से मेरा मतलब है सर कि आप उसको सीखो, रिवाइज करो, पीवाईक्यूज करो, बस। बहुत ज्यादा टेस्ट देने की या फिर ये सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट में अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्लास कर लो, रिवाइज कर लो, पीवाईक्यू कर लो, बस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब क्योंकि जो मेरा बाकी का सेक्शन है दैट इज नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री, उसमें बहुत मेहनत तो करनी नहीं है मुझे। मैंने भाई अरिथमेटिक अलजेब्रा टीचर से सीखा, पर उसमें प्रो बनने के लिए मुझे उसके काफी सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, असाइनमेंट देने पड़ेंगे, रिवाइज भी करना पड़ेगा अच्छे लेवल पे, तो उसके लिए टाइम चाहिए। तो ये जो बच्चे हैं जो अरिथमेटिक अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं, उनको सजेशन होगा कि 8 से लेकर के 25 अगस्त तक में कोई नया चैप्टर मत पढ़ना। इट्स बेटर कि आप रिवाइज करो अच्छे से अरिथमेटिक अलजेब्रा को। उनके कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपके प्लेटफॉर्म पे डले हुए हैं तो उनके चैप्टर वाइज टेस्ट देने शुरू कर दो। एट द सेम टाइम अपने सेक्शनल टेस्ट भी स्टार्ट कर देना। 25 से लेकर के 5 सितंबर तक में आप अपना नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स खत्म कर सकते हैं, विद इन 10 डेज इजीली हो जाएगा। 6 से लेकर के 30 सितंबर मतलब लगभग 25 दिन में आप अपना ज्योमेट्री कर लेना, क्योंकि ज्योमेट्री में आपका मेंसुरेशन भी आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लेनी चाहिए, भले ही कैट में आई नहीं है बट पढ़ लेना चाहिए, ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस भी। तो आप 25 डेज लेकर के इसको खत्म करना। देन उसके बाद मैंने एक पॉइंट यहां पे शेयर किया कि ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी ट्राई टू डू टाइम बाउंड प्रैक्टिस। मतलब कोशिश करिए जब आप ये 25 दिन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जब आप इस 10 दिन में नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स करेंगे, तो उस 10 दिन में थोड़ा बहुत अरिथमेटिक अलजेब्रा के टेस्ट भी दिया करना। ये 25 दिन जब ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे तो ऐसा नहीं कि बाकी सब छोड़ दिया, अरिथमेटिक अलजेब्रा के टेस्ट देते रहना, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। मतलब आपको कहीं ना कहीं 8 अगस्त से ना अपनी ये सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, इसकी भी जर्नी स्टार्ट कर देनी है, राइट। तो सेल्फ स्टडी में इसका जरूर ध्यान रखना है। यहां जैसे मैंने बोला कि प्रैक्टिस करो आप टफ क्वेश्चन एज वेल, बट अगर आप एक अच्छा स्कोर कर पा रहे हो अपने टेस्ट में, पता लगा टेस्ट में नंबर आ नहीं रहे हैं और लगे पड़े हैं सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके, सर मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे साथ काफी बच्चों का एक्सपीरियंस रह चुका है। जब भी मैं उनको ये बोलता हूं ना, कभी कभार वो बहुत ही टफ क्वेश्चन मुझे शेयर करते हैं, मैं आंसर भेज देता हूं, बट मैं कहीं ना कहीं यार बच्चे को जानता हूं ना कि यार इसके टेस्ट में तो अच्छे नंबर आ नहीं रहे, तो मैं सजेस्ट भी करता हूं कि यार मैं आपको भले ही बता रहा हूं इसका आंसर, बट आप ऐसे क्वेश्चन को अभी ज्यादा सीरियस मत लो। आप अपनी प्रायोरिटी देखो ना, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यार मैं इजी टू मॉडरेट सॉल्व कर पा रहा हूं अंडर टाइम प्रेशर। अगर कर पा रहे हो अंडर टाइम प्रेशर, तब जाओ सुपर डिफिकल्ट पे। पता लगा यहां अंडर टाइमर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे और लेके बैठे हो सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन, उससे कोई फायदा नहीं होगा, यकीन मानो मेरा। तो इसको जरूर ध्यान रखना। बट यस, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तब आप इन सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन में दिमाग लगाएं। लास्ट वन, ड्यूरिंग टेस्ट और प्रैक्टिस इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन दैट इज चैलेंजिंग। मतलब जब आपका अरिथमेटिक अलजेब्रा कंप्लीट हो गया है तो सर एक ना सेपरेट रजिस्टर ले लो, और जब आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, टेस्ट देते हैं, कोई भी ऐसा नया सा क्वेश्चन आपको दिखे ना जो आपको देख के थोड़ा लगे कि हाँ यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे सर ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया था मुझे, या फिर कुछ ऐसा पढ़ाया भी था तो ऐसा लग रहा है हल्का सा ट्विस्ट करके बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाए, तो आप उसे अपने सेपरेट रजिस्टर में जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं सर उन स्टूडेंट्स की तरफ जिन्होंने या तो अरिथमेटिक पढ़ा है या फिर अभी अलजेब्रा पढ़ा है। सर अगर आपने दोनों में से एक सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया तो आप गुड टू गो कंडीशन में हो कि आपको टेस्ट वगैरह शुरू कर देने चाहिए, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट हो, चैप्टर वाइज टेस्ट तो ऑब्वियसली। देन 11 अगस्त से 5 सितंबर तक में अगर अरिथमेटिक पढ़ लिया है तो अलजेब्रा कंप्लीट कर लेना, अलजेब्रा पढ़ लिया तो अरिथमेटिक। फिर जैसे मैंने बोला कि नाउ ऑन 5 सितंबर आपका अरिथमेटिक अलजेब्रा डन हो जाना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी होना चाहिए कि आपने काफी सारी टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी कर रखी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइमर देख के आप घबराते हो, मतलब ऐसा हो कि यार जितना पोटेंशियल है उसका 60-70% तो मैं परफॉर्म कर देता हूं अंडर टाइमर भी, ठीक है। देन 6 से लेकर के 15 सितंबर यानी 10 दिन में वही नंबर सिस्टम मॉडर्न मैथ्स करना है। 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक में आपको अपना ज्योमेट्री खत्म करना है। एंड लास्ट 2 पॉइंट वही जो अभी मैंने पीछे बच्चों को बताया था। एंड देन थर्ड कैटेगरी पे आते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो वो बच्चे ध्यान रखें यार। सबसे पहले आपको 12 दिन के अंदर अंदर परसेंटेज रेशियो वेटेड एवरेज एलिगेशन पढ़ लेना चाहिए। अगले 7 डेज में मिक्सचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट 25 डेज इनइक्वालिटी, लोगैरिथम, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ, सीक्वेंस सीरीज। अब यहां पर आप ये जब देखोगे लगभग आपके अराउंड 44-45 डेज 44-45 डेज में आप इनफ इतना पढ़ चुके होंगे कि आप अपने टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट शुरू कर सकते हो, क्योंकि खाली नहीं बैठे होगे ना, अच्छा खासा पढ़ चुके हो, 7-8 क्वेश्चन लाइक कंटेंट पढ़ चुके हो, तो शुरू कर देना। वही मैंने यहां पर लिख भी रखा है। खैर नेक्स्ट 10 डेज में आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट 14 डेज रिमेनिंग अरिथमेटिक, रिमेनिंग अलजेब्रा। अगले 5 दिन में नंबर सिस्टम, अगले 5 दिन में मॉडर्न मैथ्स, और 20 दिन के अंदर आपको ज्योमेट्री कर लेनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे लगभग हमारे पास 120 डेज के आसपास बचे हैं, तब भी आप अपने सिलेबस को, काम की चीज 45 डेज में पढ़ चुके हैं, ताकि सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दे, और बाकी का भी टाइम रहते ही आप लोग कवर कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, यही एक बेस्ट स्टडी प्लान आपके लिए राइट नाउ हो सकता है। एंड यहां पे जैसे मैंने बोला चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो तो आप खैर आप स्टार्टिंग से देते रहना, ठीक है। अगर आपके परसेंटेज चैप्टर के नाम पे 8-10 टेस्ट डले हुए हैं तो आप सारे मत दो, कोई भी 2 टेस्ट दे देना, राइट। 45 डेज के बाद आप लोग अपने मॉक्स स्टार्ट कर सकते हो, और मॉक्स के साथ साथ अपना बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करना। एंड लास्ट के 30 डेज में जाहिर सी बात है जब आप यहां तक पहुंच चुके होंगे, ये वाला गेम रिमेनिंग अरिथमेटिक अलजेब्रा भी कर लिया है, तो फिर अपने मॉक्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना, राइट। अब आते हैं सर, ये था आपका स्टडी प्लान, और अब कुछ एक सजेशन जिसके बाद आपके मन में जो भी डाउट है वो और बेहतर लेवल पे क्लियर होंगे। जैसे सर मैंने यहां पे 2 पॉइंट लिखे हैं। ट्रीट एवरी मॉक लाइक द एक्चुअल कैट, योर माइंडसेट ड्यूरिंग मॉक शुड बी द सेम एज ऑन द एग्जाम डे। मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि यार बच्चा ना मॉक देता है और नंबर ऑफ मॉक ज्यादा दिए जा रहे हैं, बस किस बेसिस पे कि सर मैंने सुना है कि टॉपर ना 40-50 मॉक देता है। अरे यार वो 40, मैं आपको समझाता हूं वो कैसे 40-50 मॉक देता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको बताता हूं यार 2 बच्चों की कहानी, एक है गौरव, एक है हमारा हर्ष। गौरव जिसने जनवरी में पढ़ना शुरू कर दिया, उसने जुलाई के आसपास अपना मेन सिलेबस खत्म कर लिया, और कहीं ना कहीं अगस्त में वो लड़का क्वांट जब दे रहा था, ओवरऑल जब वो परफॉर्म भी कर रहा था, तो वो लड़का कहीं 97-98 परसेंटाइल लेकर आ पा रहा था। इट्स ऑब्वियस कि गौरव के पास जो लास्ट के 4 या 4.5 मंथ है वो उसमें नंबर ऑफ मॉक ज्यादा ही देगा, क्योंकि खाली थोड़ी बैठा रहेगा। आप में से कोई बच्चा ऐसा थोड़ी है कि जो आज एक मॉक टेस्ट दे उसमें 99 परसेंटाइल ले आए और फिर शांति से बैठ जाएगा कि अब मैं कुछ पढ़ाई नहीं करूंगा, अब सीधा कैट एग्जाम डे वाले दिन जाके 99 ले आऊंगा। ऑब्वियसली नहीं। वो लास्ट के 4 मंथ क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट यही देता रहेगा, क्योंकि उसे मजा आएगा इस चीज में, तो वो ऑटोमेटिकली 40-50 या 60 मॉक भी दे सकता है। अब वो जो हर्ष करके लड़का है उसने शुरू किया जून में, अब उसने जून में शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि उसका सिलेबस लेट कंप्लीट हुआ था, तो वो नंबर ऑफ मॉक्स इतने ज्यादा नहीं दे पाया। मैं सच बताऊं उसने कुछ 14-15 मॉक के आसपास दिए, और मजे की बात पता है क्या है, हर्ष के आए 99.6 तो गौरव के आए 99.7, ऑलमोस्ट दोनों के सेम ही परसेंटाइल थे। यहां पर यह समझना मुद्दा ये नहीं है कि आप 40 मॉक दोगे, 50 मॉक दोगे, मैं कहता हूं 15 ही मॉक दो, लेकिन तरीके से दो, एक सही टाइम गैप पे दो, विद अ पॉइंट कि यार मुझे इसमें कुछ बेहतर परफॉर्म करना है। अब यहां पे ध्यान रखना कि जो आपके सेक्शनल टेस्ट होते हैं ना, ध्यान से इस लाइन को सुनना, सेक्शनल हेल्प यू प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी। मतलब आप अपने मन में जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि पहले 40 मिनट में मैं ये करूंगा, फिर मैं ये कर दूंगा, फिर जैसे 40 मिनट है कि पहले 20 मिनट में जो जो आता है वो सॉल्व कर लूंगा, उसके बाद मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए सेक्शनल टेस्ट है। फुल लेंथ मॉक को मत वेस्ट करो। तो हमारी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं सेक्शनल में, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं सर वो हमें बताते हैं हम एक्चुअली कहां स्टैंड करते हैं, और ताकि हम जो आने वाला मॉक है उसमें अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाए। जैसे किसी बच्चे ने सोचा कि यार मैं 20 अगस्त को मॉक दूंगा, टारगेट इसकी मैं क्वांट के 6 क्वेश्चन ठीक करूंगा। अब वो 6 क्वेश्चन वो ठीक कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो कुछ सेक्शनल टेस्ट वगैरह देख करके जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको एग्जीक्यूट करके चेक करेगा। अब मान लो 20 अगस्त को 6 क्वेश्चन कर पाता है, देन वो जो अगले हफ्ते मॉक देने वाला है
उसमें उसका टारगेट होना चाहिए अब मेरे को 7 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो उसके अराउंड एक हफ्ता वो कुछ अकॉर्डिंगली कुछ प्लान करेगा, कुछ स्ट्रैटेजी बनाएगा, उस पर वर्क करेगा, देन उसको 7 क्वेश्चन की तरफ लेके जाएगा। तो हमेशा मॉक से पहले कुछ टारगेट होने चाहिए, उनको अचीव करने पे फोकस करना चाहिए। तो आप चाहे 15 मॉक दे, 20 दे, 40 दे, 50 दे, सर मुद्दा है कि आप कितना सीरियस और तरीके से मॉक देते थे। देन सर कुछ बच्चों का ये भी पॉइंट होता है कि सर मैं अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट को कैसे इंक्रीज कर दूं। सर एक चीज ये ध्यान रखना, स्पीड और एक्यूरेसी का बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इस जस्ट कि आप कितनी सॉल्विंग करते हैं, आप कितना सॉल्व करने में खुद को बिजी रखते हैं, वो डिसाइड अपने आप ही, उसके साथ साथ ना अपने आप आपकी स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ बढ़ता चला जाता है। ये कोई एक रात का खेल नहीं होता कि मैंने आपको कुछ ऐसा बताया जिसके बाद अगले दिन अचानक से आपकी स्पीड बढ़ गई, अचानक से आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव कर गई। नहीं सर, ये सब टाइम के साथ साथ इंप्रूव करता रहता है और इसमें सदियां नहीं लग जाती है, इसमें एक 1 मंथ भी इनफ है। 1 मंथ अगर कोई बच्चा रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है, सॉल्विंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, सॉल्विंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, सॉल्विंग कर रहा है, तो अपने आप उसकी स्पीड, एक्यूरेसी सब इंप्रूव करती है। यहां पर एक रहता है कि सर मैं अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट को कैसे इंप्रूव करूं, तो इस पर सर मेरी राय आपके लिए यह होगी कि आप बच्चे जब भी कोई मॉक देते हैं, कोई सेक्शनल टेस्ट देते हैं, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एक बारी में पढ़ के समझ आ गया कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व होगा, उसको तो आपको ट्राई करना है। अगर कोई क्वेश्चन एक बारी में आपने पढ़ा लेकिन आधा अधूरा समझ में आया, उसको मार्क फॉर रिव्यू करना है। और कोई क्वेश्चन पढ़ के अगर ऐसा लगा कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो भैया उसको इग्नोर कर देना है। आप अगर इतना पेशेंस, इतना धैर्य अपने अंदर रखते हुए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर, तो आपके ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ेंगे। आपका जितना पोटेंशियल था कि यार इतना स्कोर ये लड़का ला सकता है, ट्रस्ट मी आप उतना स्कोर ला पा रहे होंगे। एक सर एक और पॉइंट है, कुछ बच्चों का ये भी रहता है कि सर मैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब चैप्टर भूल रहा हूं, राइट। तो सर एक बात ध्यान रखना, अभी आपको जितना लग रहा है ना कि आप भूल गए, ट्रस्ट मी जिस दिन आप रिवीजन करने बैठ गए ना, कि चलो ठीक है अभी आप थोड़ा रिवीजन करते नहीं हो प्रॉपर, आपको बस ऐसा लगता है कि यार मैं पुराना चैप्टर भूल रहा हूं, कभी कभार कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा जो सॉल्व नहीं हो पाया, उसके बेसिस पे लगा यार मैं तो पूरा ही चैप्टर भूल गया। यकीन मानो जिस दिन आप उस चैप्टर को लेके बैठ गए ना 3-4 दिन के लिए, आप उतना भी नहीं भूलोगे जितना आपको लग रहा है। ट्रस्ट मी आपको ऐसा फील होगा। तो इस चीज को ध्यान रखो, एक बार अच्छे से रिवाइज करना बहुत जरूरी है चैप्टर को। टीचर ने पढ़ाया, अच्छी बात है, उनके थ्रू समझ आ गया, लेकिन एक बार खुद से सेकंड राउंड खुद से उसको रिवाइज करना जरूरी है। बट यस, ऐसा नहीं कि चैप्टर आज खत्म हुआ अगले दिन ही रिवाइज करने लग गए, थोड़ा गैप लेके 15-20 दिन लेके, ताकि ये भी तो कि कुछ भूलने का भी तो टाइम मिले। अब पता लगा अगले दिन रिवाइज कर रहे हैं तो मैक्सिमम तो याद ही होगा, तो 15-20 दिन के गैप पे जरूर रिवाइज करें, एंड आप उतना नहीं भूले होगे जितना आपको लग रहा है, ट्रस्ट मी। एक सर ये भी पॉइंट आता है कि अगर किसी बच्चे के पास इस वक्त मतलब उसकी क्वांट बहुत अच्छी जा रही है, बिल्कुल ऐसा है कि सर मैं 11-12 क्वेश्चन बड़े आराम से कर पा रहा हूं, बहुत अच्छी क्वांट जा रही है, तो सर ये ध्यान रखना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप अपने डीएलआर को भी इंप्रूव करने पे ध्यान देना, क्योंकि सर आपका क्वांट कितना बेहतर जाएगा ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका डीएलआर कितना अच्छा गया। जिन बच्चों का डीएलआर बहुत अच्छा हो जाता है ना कैट एग्जाम में, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है जब वो क्वांट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। भगवान ना चाहे पर किसी के साथ अगर ऐसा हो गया कि वो एलआरडीआई में एक सेट भी नहीं कर पाया, तो क्वांट का कितना बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, वो वहां पे सर 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करने में भी स्ट्रगल कर जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। एंड लास्ट पॉइंट सर मेरा ये है, जैसे कई बच्चों का कहना होता है कि सर आपको नहीं पता मेरे लिए यही कैट है जो सब कुछ है, मुझे कैसे भी करके कैट क्लियर करना है। सर एक बात को ध्यान से समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बातें बना रहे हैं या आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, नहीं, मैं बिल्कुल यकीन मानता हूं कि यस ऐसी कुछ सिचुएशंस होंगी जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं सर यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मेरे को जो भी करके इसको बहुत बेहतर करना है। बट ये जो थॉट आपके मन में है ना सर, ये आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करवाएगा कैट में। आप इस चीज को समझो यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर सर, विराट कोहली, इनको पता है कि यार हमारी हमारी बैटिंग की कितनी हाइप है। उन्हें पता है कि यार ये जो आज जो ये मैच हो रहा है, लोग सिर्फ मेरी बैटिंग देखने के लिए आज टीवी ऑन करके बैठे हैं, है ना। उन्हें पता है कि यार ये जो स्टेडियम भरा हुआ है आधे से ज्यादा मुझे ही देखने के लिए आए हैं। सोचो अगर वो इतना ज्यादा प्रेशर लेकर के बैटिंग करने गए ना, वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपने सुना ही होगा कि सचिन तेंदुलकर अपने ड्रेसिंग रूम में बैठ के खेलने से पहले गाने सुनते थे। विराट कोहली आप देखोगे इंजॉय कर रहा है, नाच रहा है, उछल कूद कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, मजे कर रहा है, क्यों? ताकि वो खुद को रिलैक्स कर पाए। अगर वो जरूरत से ज्यादा ये लोग इस चीज का प्रेशर लेने लग गए ना कि आज कैसे भी करके परफॉर्म करना, वो नहीं कर पाएंगे परफॉर्म। तो इस चीज को आप समझो कि अगर आप बहुत ज्यादा फील हो गए ना कि बहुत कुछ स्टेक पे लगाए, सर ये कोई सुल्तान मूवी तो चल नहीं रही है कि अनुष्का शर्मा ने आपको 4 बातें बोल दी और आप जाके बहुत बड़े पहलवान बन गए। ये इन रियलिटी नहीं हो पाता। अक्सर क्या होता है, ऐसी इमोशनल चीजें ना हमारी थिंकिंग एबिलिटी को डिक्रीज कर देती हैं, रिलैक्स होकर के हम प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो हो सके तो इसमें बहुत ओवर इमोशनल नहीं होना है। अब ये भी नहीं है कि सर इससे हम रियलिटी से थोड़ी मुंह मोड़ लेंगे, बिल्कुल मानता हूं मैं लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। आप सिंपल सा रखें, अपने आप को बोल बोल करके ये एटीट्यूड डेवलप करो
कि भाई जो होगा देखा जाएगा। ये कैट एग्जाम के भरोसे ही सब लोग करियर में सेट नहीं होते, हर तरह के लोग हैं। यस, मुझे कैट एग्जाम देना है, मुझे उसमें बेहतर परफॉर्म करना है, मुझे एक अच्छे बी स्कूल में जाना है, अपनी तरफ से बेस्ट देना, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई। ये चीज खुद से बार बार बोलते रहना, ताकि आप ऑटोमेटिकली इस पे बिलीव करना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं करना है खुद को इस एग्जाम को लेकर के, वरना हाई चांसेस है कि शायद हम उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसका प्लीज ध्यान रखना। तो ये था सर मेरी तरफ से ओवरऑल आपके लिए पूरी की पूरी क्वांट्स का ज्ञान। तो ये ध्यान रखना है, हमें अच्छे से रिवाइज करना है चीजों को, ताकि हर एक बात हमारे टिप्स पे हो। हमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है। हमें ध्यान रखना है कि यार कौन सा सेक्शन मेरे लिए जरूरी है, उसको मैं प्रो बनना है तो उसे टाइम रहते कंप्लीट करके अच्छी खासी उस पर प्रैक्टिस करनी है। क्लियर होना चाहिए कि यार ये सेक्शन इतना भी जरूरी नहीं है, ये तो ठीक ठाक लेवल पे प्रिपेयर करना है। तो अगर उसको थोड़ा लेट भी प्रिपेयर किया तो आप जर्नी से बाहर नहीं हो जाओगे, कंपटीशन से बाहर नहीं हो जाओगे, बल्कि आप अच्छा है, स्मार्टली उसको प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो बाकी यार ये ओवरऑल कहानी थी मेरी साइड से आप बच्चों के लिए। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव रहा होगा, अच्छा रहा होगा, काफी कुछ क्लैरिटी इसके बाद आप लोगों को मिल गई होगी। और एक बार हो सके जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट में कुछ ना कुछ जो भी आप कहना चाहें वो जरूर कहना। अच्छे कमेंट पढ़ के यार मैं बड़ा मोटिवेटेड फील करता हूँ, नंबर ऑफ लाइक्स देख के मैं बड़ा मोटिवेटेड फील करता हूँ, तो उसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। खैर जाते जाते एक चीज और आपको इन्फॉर्म करनी थी कि हमारी तरफ से ना एक स्वयं बैच आया है। ये बेसिकली एक कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस वक्त इस कंडीशन में है कि वो ऐसा है कि सर वो ना अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं। मतलब लाइक कि अगर वो कोई बैच ज्वाइन करते हैं, टीचर लोग एरिथमेटिक पढ़ा रहे हैं, पर उसको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो अलजेब्रा का ये टॉपिक पहले करना था, है ना। तो वो अपनी पेस पर जो भी चैप्टर उसे बेटर लगे अपने तरीके से एक फ्लो बना करके उसको कंप्लीट कर सकता है। तो मैं चाहता था यार ऐसा एक फ्रीडम मिले, तो उसके लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स बच्चे को दे दिया जाए, ताकि वो अपनी पेस पे उसको कंप्लीट कर पाए। यस, रिकॉर्डेड कोर्स में उसे लग सकता है कि यार अगर मेरे डाउट्स आएंगे तो कैसे होगा। तो उसके लिए हम लोग आप लोग को एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप देंगे, जहां पर आपकी डाउट सॉल्विंग हुआ करेगी। और बाकी ओरिएंटेशन सेशन में आप इन रिकॉर्डिंग्स को बेहतर कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उसके अराउंड भी हम लोग एक ओरिएंटेशन सेशन आप लोग का जरूर रखेंगे। ठीक है, मिलेंगे बाकी आने वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें अपना। अच्छा, प्राइसिंग 9,999 है। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आने वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें अपना।